साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 23 और इसमें आपको भूगोल और इतिहास से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन दिया है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपको हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में हिमालय पर्वत का विस्तार मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार नहीं मिलेगा। आगे देखेंगे, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखेंगे, शक विजेता किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था, इसलिए उन्हें शकार की उपाधि भी प्रदान की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया है। आगे देखेंगे, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन दिया है ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण और काम्बे। तो गुप्त काल में पश्चिमी भारत का व्यापार भड़ौच से होता था, जो कि इसका एक अन्य नाम भृगुकक्ष भी है, जबकि उत्तर भारत का व्यापार ताम्रलिप्ति से होता था। ताम्रलिप्ति कहाँ अवस्थित था? बंगाल में। तो इसका सही उत्तर ताम्रलिप्ति होगा। आगे देखेंगे, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा एवं सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष या भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। ऑप्शन दिया है अधिक, कम, समान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझेंगे ट्री लाइन होता क्या है। ट्री लाइन का अर्थ है कि वह सीमा रेखा जहां तक पहाड़ों पर वृक्षों के मिलने की संभावना होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो पूर्वी हिमालय में, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में फैला हुआ है, वहां पर वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर मिलने की संभावना होती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई तक ही वृक्षों के मिलने की संभावना होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्वी हिमालय में आपको पता है कि मौसिनराम और चेरापूंजी जैसे स्थान अवस्थित हैं, जो कि भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र कहे जाते हैं। तो पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में बर्फबारी कम होती है, इसलिए पूर्वी हिमालय में वृक्षों के अधिक ऊंचाई तक मिलने की संभावना होती है और पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई तक ही वृक्ष पाए जाते हैं। अब कहाँ तक पाए जाते हैं आगे देखेंगे। लिखा है ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इनका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ऑप्शन दिया है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी और दारा शिकोह। तो इसमें ना तो अब्दुल कादिर बदायूनी था, ना ही अबुल फजल और ना ही दारा शिकोह था। इसमें सही ऑप्शन है सी, अलबरूनी। आगे देखेंगे, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने जगह जगह भगवत गीता,
विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन दिया है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान द्वारा बुरी तरह परास्त किया गया था। उसी प्रकार तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, इन्हीं दोनों के मध्य हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को पराजित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श का अर्थ है कि लाखों को दान देने वाला, और लाखों को दान कौन देता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी अन्य उपाधियां भी हैं, इसे कुरान खां भी कहा जाता था, पीर बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श तो कहा ही जाता था, इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। इसे बचपन में मोहम्मद गोरी ने अब्दुल अजीज जो कि ईरान का एक व्यापारी था, उसे 1000 दिनार में खरीदा था। तो इसकी एक उपाधि और भी है, इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और इसी की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। आगे देखेंगे, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श अर्थात लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि और है जो कि कुरान खां है, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया। आगे देखेंगे, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। ऑप्शन दिया है साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का या भारी वर्षा का। तो इसका सीधा सा आंसर है यह तूफान आने का संकेत है। आगे देखेंगे, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा दिया है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। और तीसरा दिया है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है। तो इसका उत्तर आपको मैप में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हिमालय लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में फैला हुआ है। तो यह 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए पहला विकल्प जो था वो गलत हो जाएगा। और दूसरा विकल्प था कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट को देखेंगे। पश्चिमी घाट के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट पश्चिमी घाट में आता है। तो इस प्रकार पश्चिमी घाट 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। और तीसरा विकल्प दिया था कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। तो यह विकल्प सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 3। आगे देखेंगे, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एवं पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। और पश्चिमी घाट अभी मैंने बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। और आगे लिखा है कि पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है। उसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे,
किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह और अकबर। तो इसका सीधा सा आंसर है महमूद गजनवी। आगे देखेंगे, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी के द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत यानी कि देवनागरी लिपि में था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और उसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। कुतुब मीनार जब बनकर तैयार हुआ तो वह 4 मंजिला थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक के काल में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण उसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का निर्माण करवाया और चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। तो इस प्रश्न में गयासुद्दीन तुगलक हमारा आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। आगे देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। अगला प्रश्न देखेंगे, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। ऑप्शन दिया है कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में या काला सागर में। तो इसका सही उत्तर है कैरिबियन सागर में। चीन सागर में आपको पता है एक बहुत ही फेमस चक्रवात आता है जिसका नाम है टाइफून। अरब सागर में प्रत्येक वर्ष चक्रवात आते रहते हैं और इनके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, जैसे हुदूद है, निसर्ग है, फेलिन है, अम्फान है, तौकाते है आदि अन्य प्रकार के नाम भी देखे जाते हैं। और काला सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनके प्रभाव काला सागर में भी देखे जाते हैं। आगे देखेंगे, टॉर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते रहते हैं, परंतु कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन दिया है भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख। तो इसका सीधा सा आंसर है भीतरी स्तंभ लेख। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त से वे बुरी तरह पराजित हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या यल्दौज। तो इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। आगे देखेंगे, मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी जो कि बिहार में ही था पर कब्जा कर लिया। उसने 1204 से 1205 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखेंगे, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। तो पीर पंजाल को समझने के लिए आपको उत्तर भारत का मैप जानना पड़ेगा। सबसे पहला जो रेंज है वो है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख आता है, उसके नीचे जास्कर है,
उसके बाद पीर पंजाल आता है और सबसे नीचे धौलाधर है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जम्मू एवं कश्मीर में। आगे देखेंगे, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।